नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूषण और आप देख रहे हो डुइनो चैनल। आज इंडिया की कुल आबादी है 140 करोड़। समझो, अगर हर आदमी साल में एक बार बीमार गिरता है और ठीक होने के लिए 100 रुपयों की दवाई खरीदता है तो आप मैथ्स कर सकते हो कि 140 इंटू 100 बहुत बड़ा नंबर होता है। और सच्चाई आपको भी पता है कि आप साल में कितने बार बीमार गिरते हो और दवाइयों की कीमतें क्या होती है। तो इतना बड़ा है इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट। अगर मैं आपको करेक्ट फिगर्स बताऊं तो 2021 अनुसार इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट 42 बिलियन यूएस डॉलर का है और 2024 तक 65 बिलियन यूएस डॉलर तक की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और सीधी बात बताएं तो इंडिया आज दुनिया को रिक्वायर्ड 100% मेडिसिन में से 20% शेयर सप्लाई करता है। तो वर्ल्ड में कहीं भी लगने वाली 2 वैक्सीन में से एक वैक्सीन इंडिया में बनी होती है। लेकिन क्या आपको पता है, इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट हमेशा से ऐसा नहीं था। इन 1947 इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट में 85% शेयर ग्लोबल फार्मा कंपनीज होल्ड करती थी, जो फॉरेन एंटिटीज फ्रॉम यूके, फ्रांस एंड जर्मनी द्वारा डिक्टेट किया जाता था। बेसिकली 50s के दशक में कंज्यूम होने वाला सारा मेडिसिन इंडिया अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करता था और ये इंपोर्टेड ड्रग्स की प्राइस इतनी होती थी कि मिलियन ऑफ इंडियंस को वो अफोर्डेबल नहीं थी। और 15% डोमेस्टिक मार्केट से न्यूली क्रिएटेड ड्रग्स मोस्टली पेटेंट एक्ट ऑफ 1911 के चलते पेटेंट प्रोसेस में लॉक हो जाते। इसी फॉरेन ड्रग्स डिपेंडेंसी को ध्यान में रख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1954 में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड तो कुछ साल बाद इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की स्थापना की। इन 1960 ब्रिटिश कंपनी आईसीआई फार्मास्यूटिकल हाई बीपी के लिए न्यू मेडिसिन डेवलप करती है, जिसका सिप्ला एक इंडियन फार्मा कंपनी जेनेरिक वर्जन बनाना स्टार्ट करती है। जेनेरिक ड्रग्स मतलब कोई ब्रांड मेडिसिन को रिवर्स इंजीनियरिंग कर सेम रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट, माइनर प्रोसेस चेंज एंड कुछ एडिशनल नॉन इम्पैक्टेड इंग्रेडिएंट लाइक कलर कंपोजिशन को यूज कर न्यू मेडिसिन बनाना। ये जेनेरिक ड्रग्स कम प्राइस के साथ परफॉर्मेंस एंड स्ट्रेंथ में ब्रांड मेडिसिन जैसे ही होते हैं। सिप्ला फार्मा ने आईसीआई के ब्रांड मेडिसिन जैसे बनाए जेनेरिक ड्रग्स के अगेंस्ट आईसीआई फार्मास्यूटिकल इंडियन गवर्नमेंट को कंप्लेंट करती है। तब सिप्लाज R&D हेड यूसुफ हमीद अपनी बात को तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के सामने रखते हैं, जिससे प्रभावित होकर पीएम गांधी पार्लियामेंट को ड्रग्स पेटेंट को रेगुलेट करने वाले लॉज में सुझाव के लिए रिक्वेस्ट करती है। इसी के चलते द पेटेंट एक्ट ऑफ 1970 को पार्लियामेंट में पास किया जाता है, जिसके मेनली 2 गोल्स डिफाइन किए जाते हैं। फर्स्ट, गारंटी लो कॉस्ट एक्सेस टू ड्रग्स। सेकेंड, एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और यही द पेटेंट एक्ट ऑफ 1970 इंडियन फार्मा इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन का रीजन बनता है। द पेटेंट एक्ट ऑफ 1911 के अनुसार हम प्रोडक्ट यानी केमिकल कंपाउंड को पेटेंट करा सकते थे, लेकिन द पेटेंट एक्ट ऑफ 1970 अनुसार अभी हम प्रोडक्ट को नहीं बल्कि सिर्फ प्रोडक्ट बनाने वाली प्रोसेस को पेटेंट करा सकते थे। सीधी भाषा में समझाए तो पहले हम खजाने को पेटेंट करा सकते थे, लेकिन अब हम सिर्फ खजाने तक पहुंचाने वाले मैप को पेटेंट करा सकते हैं। और इसी के साथ प्रोसेस पेटेंट होल्डिंग ड्यूरेशन को भी कम करा के 5 to 7 ईयर किया गया। इस रिवॉल्यूशनरी डिसीजन के बाद इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सारे पॉपुलर ड्रग्स को रिवर्स इंजीनियरिंग करा के कम दामों में उपलब्ध किया गया। इसी तरह इंडियन फार्मा कंपनीज ने अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज को टाइम टू टाइम इवॉल्व कर और रिक्वायर्ड न्यू मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में भी बढ़त हासिल कर ली, जिसके कारण 2006 तक इंडियन फार्मा कंपनीज इंडिया में रिक्वायर्ड ड्रग्स के 95% शेयर को सप्लाई करने में कामयाब रही। द पेटेंट एक्ट ऑफ 1970 की वजह से इंडियन मार्केट में मिले फ्री हैंड के चलते डोमेस्टिक कंपनीज के नंबर में भी रैपिड ग्रोथ देखने मिली। जैसे 1990 तक ये नंबर 1600 तक पहुंच गया था। साल 1990 तक इस बढ़ते वॉल्यूम ऑफ ड्रग्स के चलते कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन कम होने लगा था, जिसके कारण अराउंड 40% मार्केट ड्रग एक्सपोर्ट के तरफ झुकने लगा। बट हाई वॉल्यूम के बाद भी लो वैल्यू ड्यू टू जेनेरिक ड्रग्स के कारण प्रॉफिट मार्जिन में कोई बढ़ोतरी नहीं पाई गई। इसी दौरान 1992 को इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप एक्वायर करता है, जिसके चलते इंडिया को ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स यह एग्रीमेंट साइन करना पड़ा, जिसके तहत किसी भी पेटेंट को कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड प्रदान किए गए। इस एग्रीमेंट को इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा माइलस्टोन समझा गया। लेकिन इन 1992 इस एग्रीमेंट को फिर से मोनोपोली क्रिएट कर सकता है, इस दायरे में समझ बहुत कड़ा विरोध किया गया। लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद इंडियन फार्मा मार्केट में मॉन्यूमेंटल शिफ्ट दिखाई दिया। जैसे फ्यू फर्म्स लाइक रैनबैक्सी, DRL एंड वोकट ने न्यू ड्रग्स डिस्कवरी पर फोकस किया, तो कुछ फर्म्स लाइक जायडस एंड बायोकॉन ने कोलैबोरेशन विद MNC फर्म पर फोकस किया। ट्रिप्स एग्रीमेंट के चलते इंडियन फार्मा मार्केट में इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स के कारण अभी इंडियन ड्रग्स हाई वॉल्यूम के साथ हाई वैल्यूज भी शेयर करने लगे, जिसका इम्पैक्ट हमें आज इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट मार्केट में दिखाई देता है।
इंडिया आज दुनिया के 100% फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट मार्केट में 20% शेयर होल्ड करता है। तो वही इंडिया फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन बाय वॉल्यूम में वर्ल्ड वाइड थर्ड तो बाय वैल्यू 14th रैंक करता है। दुनिया में रिक्वायर्ड वैक्सीन सप्लाई में भी इंडिया 50% से ज़्यादा वैक्सीन एक्सपोर्ट करता है। प्लीज रेफर दिस चार्ट टू अंडरस्टैंड मैसिव रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ इंडियन फार्मा मार्केट ओवर द ईयर्स। लेकिन इस सक्सेस के साथ इंडियन फार्मा इंडस्ट्री कुछ चैलेंजेस भी फेस कर रही है, जैसे इंडिया आज भी 70% रॉ मटेरियल फॉर ड्रग्स प्रिपरेशन चाइना से इंपोर्ट करता है। एज अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इंडिया आज अपना इंपोर्ट डाइवर्सिफाई करने के लिए रिक्वायर्ड स्टेप ले रहा है। इन नेक्स्ट 10 ईयर हमें देखना होगा इंडिया अपने चैलेंजेस को कैसे रिजॉल्व करता है और अपने ग्रोइंग मार्केट को स्टेबल रख हमसे गरीब कंट्रीज को हेल्थ सेक्टर में कैसे हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, ये रही इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ग्लोबल लीडर बनने की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक।